बात करते हैं एंगल ऑफ द वेक्टर। द अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज एंगल ऑफ द वेक्टर। मतलब कि वेक्टर को जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले देखा था हेड, टेल, उसकी लेंथ, उसकी डायरेक्शन। फिर उस लेंथ को हमने डिटेल में यहाँ पे देखा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का एंगल किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस ऑफ द प्लेन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब क्या था, एंगल ऑफ वेक्टर इज, मतलब कि ये एक डेफिनेशन है आपके वेक्टर के एंगल के बारे में। द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि आपको जो भी एंगल डिटरमाइन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करना है, उसे आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन करना है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो एंगल बनता है वो एंगल किस डायरेक्शन में बनता है, वो बनता है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज को आप दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ये है हमारा प्लेन, जो हमारी घड़ी है, मतलब कि ये जो हमारी क्लॉक है, वो क्लॉक किस तरह से अपने टेल्स को अच्छी तरह से मूव करती है, तो वो मूव करती है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब कि CW। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट में कोई भी प्रोपेगेशन लेते हैं, मतलब कि यहां से शुरू करके इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बनेगा, काउंटर क्लॉक वाइज, मतलब कि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस तरह से क्लॉक में एक टेल प्रोपेगेट होती है, जिस तरह से वो डेविएट होती है, इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में हम यहाँ पे कंसिडरेशन ले रहे हैं। इसकी वजह से इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमें वेक्टर का जो भी एंगल डिटरमाइन करना है, वो एंगल हमें विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज डिटरमाइन करना है। और वो एंगल जो बन के आएगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, जिसकी वजह से आपको मैंने ये जो एक्सप्लेन किया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। If vector is in positive x direction, then angle is 0। क्या मैंने यहाँ पे बताया आपको, है वेक्टर इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे ये है x प्लस, वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वेक्टर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि ये है इस साइड में। तो इसकी वजह से जो उसका एंगल बनता है वो एंगल क्या होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए 0 डिग्री। तो किस तरह से ये 0 डिग्री बनता है, हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी वेक्टर का, मतलब कि ये वेक्टर अगर मैं इस तरह से इस एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या होगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है 0 डिग्री। क्योंकि यहां पे, क्योंकि यहां पे ये जो उसका एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या बनता है, ये उसके ऊपर टोटली क्या है, ये उसके ऊपर ही है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए हैं। तो सुपर इम्पोज होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कैसा है, वो एंगल है 0 डिग्री। लेकिन अगर इसी वेक्टर को आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ओरिजिन से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में अगर आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वेक्टर का जो एंगल बन के आएगा, वो एंगल क्या बन के आएगा, वो एंगल बन के आएगा, एंगल इज 180 डिग्री। किस तरह से 180 डिग्री, हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि आपको एंगल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो स्टार्टिंग लेना है, वो स्टार्टिंग आपको कहां से लेना है, वो आपको लेना है +x से लेकर यहाँ पे इस डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो आपका एक
रिप्रेजेंटेशन बना वो कितना डिग्री रिप्रेजेंटेशन देता है? वो रिप्रेजेंटेशन देता है 180 डिग्री। मतलब कि अगर कोई वेक्टर टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर ही सुपर इम्पोज होता है, एक्स एक्सिस के साथ ही हॉरिजॉन्टली है, तो वो वेक्टर अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसका एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। और ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन में आएगा? ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर वो वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसका जो एंगल है वो एंगल कितना बनेगा? वो बनेगा 180 डिग्री। तो आई होप कि आपको इन दोनों हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स के बारे में मैंने जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन किस तरह से हमने फॉलो की कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाता है उस एंगल को हमें क्या बोलना पड़ेगा? उसे हमें बोलना पड़ेगा एंगल ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे हमने बात की कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो एंगल हो सकता है वो एंगल हो सकता है 0 डिग्री, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा तो वो एंगल क्या हो सकता है? वो एंगल हो सकता है 180 डिग्री। और इन दोनों वेक्टर्स को मतलब कि दिस बोथ द केसेस आर अबाउट हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स। सेम उसी तरह अगर हम वर्टिकल वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन द वेक्टर मेड 90 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड in the negative y direction the angle can be 270 डिग्री और -90 डिग्री। तो यहां से फिर से मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन देता हूं। किस तरह से हम देखेंगे? कंसीडर कीजिए कि ये आपकी y प्लस और y माइनस है। तो क्या किया? यहां पे एक कंसीडर करते हैं पॉजिटिव y डायरेक्शन को। तो यहां पे एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का इस हॉरिजॉन्टल मतलब कि x प्लस डायरेक्शन के साथ काउंटर क्लॉकवाइज में ये जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसकी वजह से आप 90 डिग्री एंगल के कंसिडरेशन के ऊपर ये बोल सकते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर प्लस वाई डायरेक्शन में टोटली वर्टिकल है तो उसका एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर वो वेक्टर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो क्या होगा? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होने की वजह से ये वेक्टर कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाएगा तो इस वेक्टर का हमें क्या करना है? एंगल में कंसीडर करना है। तो ये एंगल फिर से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है इस तरह से। तो ये कितना एंगल होगा? 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। मतलब कि 90 प्लस 90 प्लस 90। तो 3 बार 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ये एंगल क्या बनेगा? 270 डिग्री। तो ये जो आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वेक्टर रिप्रेजेंट होता है उस वेक्टर का ये जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है? 270 डिग्री। लेकिन ये हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन था। मतलब कि हम किस तरह से प्रोपेगेट करते थे? हम प्रोपेगेट करते थे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आप इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी एंगल आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन में आने वाले एंगल के आगे आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मैं काउंटर क्लॉकवाइज में नहीं लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता हूं। तो ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से मुझे इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करने के कारण यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मतलब कि ये काउंटर क्लॉकवाइज जो कि हमारी एक प्रिंसिपल कंसिडरेशन है उस प्रिंसिपल कंसिडरेशन के मैं अगेंस्ट जा रहा हूं। तो इस अगेंस्ट जाने की वजह से मुझे इसके आगे नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और इसकी वजह से वही वेक्टर का एक न्यू एंगल बन के आता है। वो एंगल क्या हो सकता है? वो हो सकता है -90 डिग्री।
मतलब कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जब आप किसी एंगल को रिप्रेजेंटेशन में लेते हैं तो वो एंगल या तो पॉजिटिव 270 डिग्री हो सकता है या फिर वो हो सकता है -90 डिग्री। तो यहां तक का ये जो कोई भी कंसिडरेशन था वो कंसिडरेशन क्या था, प्योर हॉरिजॉन्टल या फिर प्योर वर्टिकल वेक्टर्स के बारे में था। लेकिन अगर कोई वेक्टर प्लेनर है, प्लेनर से मेरा मतलब क्या है कि ना ही वो टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर है और ना ही वो टोटली वाई एक्सिस के ऊपर है, तो क्या होगा, तो इसे हमें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए प्लेन का यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्लेन का यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। और जैसे ही आप इन दोनों को कंसीडर करते हैं तो उसकी वजह से जैसे आपने मैग्नीट्यूड में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया था और उसके साथ साथ एक ट्रायंगल कंसीडर किया था और उस ट्रायंगल के ऊपर से आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था और उस पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आपको क्या मिला था, एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की वजह से आपको मैग्नीट्यूड मिला। तो वही बात हमें यहाँ पे फिर से रिपीट करनी है कि अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो प्लेन में रिप्रेजेंट होने वाले वेक्टर को हम किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे की स्लाइड में हमें यही देखना है कि किसी प्लेनर वेक्टर को हम किस तरह से एंगल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर में आप फिर से कंसीडर कीजिए कि कोई एक वेक्टर है और ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट ट्रैवल करता है और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट ट्रैवल करता है। तो जैसे हमने मैग्नीट्यूड में देखा था, इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आएगा कि एक्स एक्सिस में ये 5 यूनिट ट्रैवल करता है, मतलब कि उसके ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो क्या बन के आएंगे, 5, 4। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो किस तरह से ये रिप्रेजेंट होंगे, ये 5 और ये 4 दोनों बन के आएंगे यहां पे। तो ओरिजिन से अगर हम यहां पे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन के आएगा, वेक्टर, जिसका y का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है यहां पे 4 यूनिट, और ये जो उसका x का मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वो यहां पे रिप्रेजेंट होता है, और ये क्या है, 5 यूनिट। अब हमारी एंगल ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि हमें एक्स एक्सिस, मतलब कि ये है हमारी एक्स और वो भी क्या है, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के साथ में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से जो भी एंगल वेक्टर बनाता है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ये हमारा एंगल, और कंसीडर कीजिए कि ये एंगल है थीटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ वेक्टर। तो ये क्या है, ये है हमारा थीटा जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इस ओ ए वेक्टर को। तो ये ओ ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है जिसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। और ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल बनता है वो क्या है, ए ओ बी। तो ये ए ओ बी ट्रायंगल फिर से कैसा बनता है, फिर से वो बनता है 90 डिग्री एंगल वाला, मतलब कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस को भी यूज करके, मतलब कि ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को यूज करके हम यहाँ पे इस एंगल को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक 3 इक्वेशंस है इन ट्राइगोनोमेट्रिकल ऑपरेशंस में, एक है साइन, दूसरा है कोस और तीसरा है टेन। लेकिन साइन का जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन में क्या आता है, उस इक्वेशन में आता है ए बी अपॉन ओ ए, मतलब कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे ऑपोजिट साइड तो हम जानते हैं, ऑपोजिट साइड मतलब कि ए बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे साइन का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अभी हम यहाँ पे नहीं जानते हैं, लेकिन एक रास्ता ये हो सकता है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इस थियरी का यूज करके 5 और 4 दोनों का स्क्वायर करके उसका एडिशन लेके उसका स्क्वायर रूट डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा,
हाइपोटेनस। लेकिन ये जो प्रोसीजर होगी वो प्रोसीजर 2 स्टेप में जाएंगी। मतलब कि आपको पहले हाइपोटेनस डिटरमाइन करना पड़ेगा, और हाइपोटेनस डिटरमाइन होने के बाद आप क्या करेंगे, उसका यूज करके आप साइन थीटा लेंगे, और साइन थीटा लेने के बाद थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इस तरह से आप प्रोपेगेट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग पाथ हो जाएगा। अभी हमें कुछ इस तरह से कंसीडर करना है कि जिसकी वजह से आपका ये जो कैलकुलेशन करने का मोड है वो मोड हो सके उतना स्मॉल हो। तो अगर आप कोस का यूज करते हैं तो कोस में भी क्या होगा, कोस में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि ये है हमारी एडजेसेंट साइड, और उसके साथ में भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो मतलब कि साइन और कोस, ये दोनों जो कंसीडरेशन है वो दोनों कंसीडरेशन हमारे लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइपोटेनस कंसीडर करना पड़ता है। तो जैसे आप हाइपोटेनस को कंसीडर करते हैं तो वो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे अननोन है। तो अब क्या बचता है, अब बचता है टेन। तो टेन का इक्वेशन क्या है, टेन का इक्वेशन है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस, इसकी वजह से क्या होगा, यहां पे आपको मिलेगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है, ऑपोजिट साइड है हमारी ए बी। मतलब कि ये आया ए बी, ये है क्या है आपकी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है ये ओ बी। तो ये हो गया ओ अपॉन ए, मतलब कि ए बी अपॉन ओ बी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे टेन का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ए बी और ओ बी दोनों की वैल्यूज मालूम है। तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली ए बी अपॉन ओ बी मतलब कि 4/5 ये करके अच्छी तरह से आप टेन को कंसिडर कर सकते हैं। और जब आप टेन को कंसिडर करते हैं फिर उसका टेन इनवर्स लेने की वजह से आपको इस वेक्टर ओ ए का अच्छी तरह से एंगल मिल जाएगा। तो आगे हम एक इक्वेशन लेके एक फिर से वेक्टर कंसिडर करके यहाँ पे एंगल ऑफ वेक्टर को टेन इनवर्स के साथ हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन आपको ये कंसिडर करवाने के लिए था कि कोई भी वेक्टर का अगर आप एंगल डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो एंगल आपको उसकी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का टेन इनवर्स लेने की वजह से आपको मिल सकता है। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे क्या बन के आएगा, फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू opposite side upon adjacent side. Hence, theta is equals to tan inverse opposite side upon adjacent side. तो इसकी वजह से आप opposite side और adjacent side इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं और उसका टेन इनवर्स कंसिडर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको थीटा मिलेगा, मतलब कि एंगल ऑफ वेक्टर। तो आगे मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे आप कंसीडर कीजिए कि कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स एक्सिस में 4 यूनिट ट्रैवल करता है और वाई एक्सिस में 3 यूनिट ट्रैवल करता है। तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस में उसका ट्रैवलिंग हो गया 4 यूनिट, वाई एक्सिस में उसका ट्रैवलिंग है 3 यूनिट, और उसकी वजह से ये जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कितने लेंथ है, ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 4 यूनिट। ये कंसीडर कीजिए ए ओ बी, और ये है एंगल ऑफ वेक्टर। कंसीडर द लास्ट वेक्टर अगेन हियर, मतलब कि वहां पे हमने 4 और 5 मैग्नीट्यूड कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे इस ग्राफ में मैं आपको अलग कंसिडरेशन देता हूँ 4 और 3 मैग्नीट्यूड के साथ। सो द एंगल ऑफ वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दैट लास्ट इक्वेशन ऑल्सो। सो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड मतलब कि ए बी, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड ए बी, और उसके जो एडजेसेंट साइड है वो एडजेसेंट साइड क्या है, ओ बी, मतलब कि ए बी अपॉन ओ बी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड है 3 और ओ बी का मैग्नीट्यूड है 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3/4।
और इक्वेशन क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैलकुलेटर में किस तरह से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि हमें टेन इनवर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके सामने है टेन इनवर्स। तो वहाँ पे वो जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन में क्या था, 3/4, मतलब कि टेन इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया ब्रैकेट ओवर इक्वल्स टू। तो ये जो एंगल बन के आता है वो एंगल कितना है, वो एंगल है 36.8698 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो भी एंगल आपको यहाँ से मिलेगा वो एंगल होगा डिग्री में। अगर आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। मतलब कि अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है तो 36.8698 इतने डिग्री के इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है। तो क्या करेंगे, इस वेक्ट एंगल को आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड बाय करेंगे। तो क्या होगा, 36.86 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, और उसको आप कहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ। तो ये जो आपका रेडियन में मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, 36.86 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई रेडियन। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कैलकुलेटर में टेन इनवर्स फंक्शन का यूज करके किसी भी वेक्टर के एंगल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वापस हम आते हैं अपने लेक्चर में। तो यहाँ पे हमने टेन थीटा का यूज करके फिर थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4 करके जो हमें एंगल मिला वो एंगल क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू 36.8698 डिग्री। मतलब कि कहने का हमारा तात्पर्य ये था कि ये जो कोई भी एंगल मिलता है वो एंगल क्या होगा, डिग्री में होगा। अगर आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसका कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। दिस इज द एंगल ऑफ वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड और वेक्टर का ये जो एंगल होता था वो एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से कोई भी प्लेनर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।